वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। जैसे मैं आप सभी लोगों को मालूम है, मैं हमेशा एक वीडियो लेके आता हूं जिसमें मैं एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर जो लार्ज कैप स्टॉक होता है, ज़्यादातर निफ्टी के जो पार्ट होते हैं उन्हीं शेयर के बारे में मैं ज़्यादातर न्यूज़ कवर करते रहता हूं। और मैं बताता हूं कि रिटेल इन्वेस्टर जब स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उनको कैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से में स्टडी करके इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि कोई मेरे रिकमेंडेशन पर। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, उनको स्टडी करके मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में रखता हूँ कि इस स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए और इसमें क्या ऐसी बात है जो कि और कोई दूसरा कंपनी में नहीं है। सो कंपैरिजन में करके और उनका रेवेन्यू सब दिखा के मैं बता देता हूँ कि नॉर्मल या बेसिक चीज़ें क्या देखने होते हैं कि कंपनी को जब भी आप इन्वेस्ट करने की डिसीजन लेने से पहले मैं बता देता हूँ। वैसे ही मैं आज एक ऐसे स्टॉक को लेके आया हूँ जो कि रिटेल इन्वेस्टर लोग उस स्टॉक में जाना नहीं चाहिए। वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और मैनेजमेंट भी उसका सही है। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट कल सुबह भाग जाएगा या कहीं कंपनी डुबा देंगे, ऐसा कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी भी सेफ़ है, लेकिन फिर भी रिटेल इन्वेस्टर लोग उस कंपनी में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मैं आपको आगे जाते जाते मैं बताता हूँ कि इस कंपनी से रिटेल इन्वेस्टर को क्यों दूर रहना चाहिए। चलिए आज का स्टॉक हम शुरू करते हैं कि आज कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए, हर वीडियो को लाइक दबाइए, तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। चलो आज हम शुरू करते हैं। आज का स्टॉक है कोल इंडिया। एक गवर्नमेंट कंपनी है और इंडिया में जितना भी कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, कोल से कोई भी पावर प्रोड्यूस होता है, वो सब यही कंपनी करती है और इसी के पास अराउंड मोर देन 90% शेयर इन्हीं के पास है। और ये मार्केट में लीडर ही, क्योंकि एक ही कंपनी है जो जिसके पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, वही कंपनी है। इसलिए ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है इन कोल सेक्टर में। और ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, ये प्राइवेट सेक्टर नहीं है, ये गवर्नमेंट कंपनी है। इधर आपने लिखा होगा इसका ओनरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के पास है, जो कि अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। ये इंडिया दुनिया की इट इज़ द लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड कोल प्रोड्यूसर है। दुनिया में सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसर ये है जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है। और अब देख सकते हैं इट इज़ द 9th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। सब कुछ ठीक है इस कंपनी में, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको आगे जाते जाते मैं बताता हूँ कि ये कंपनी से आपको दूर क्यों रहना चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं फाउंडेड 48 ईयर्स एगो, और उसके बाद आप देख सकते हैं चेयरमैन की पर्सन कौन है, चेयरमैन है इनका, ओनर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब कुछ। और इधर आप गए तो इसकी हिस्ट्री आपको पता चल जाए, कंपनी कैसे स्टार्ट हो गई, और इसके पहले दूसरे सब्सिडीज थी, वो सब मर्ज करके कोल इंडिया करके बना दिए वो कंपनी ने। इसके सब आपको हिस्ट्री इधर भी मिलेगी। और ये जब पब्लिक सेक्टर में आई थी, इसका उस टाइम में सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ये था OFS फॉर सेल था। ये सब आपको डिटेल्स इधर मिल जाएंगे, इसके कौन से सब्सिडियरियाँ सब में आपको डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। चलो हम देखते हैं कि इस कंपनी से आपको दूर क्यों रहना चाहिए। अब बैलेंस शीट देखते हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा था कोल इंडिया, इसका प्राइस, शेयर का प्राइस चल रहा है 286 रुपीज़ 75 पैसे। आज का ट्रेडिंग सेशन था। और इसका बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट यहाँ पर देख सकते हैं। इसका रिजर्व्स 20,000, 25,000, 30,000, 36, 51,000 रिजर्व सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्जा इस कंपनी में थोड़ा है स्टैंड अलोन पर, कंसोलिडेट पर। स्टैंड अलोन पे देखेंगे तो आपके इसमें कर्जा नहीं दिखेगा, लॉन्ग टर्म कर्जा थोड़ा इसमें कंसोलिडेट पर दिख रहा है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी आप देख सकते हैं, थोड़ा कुछ है, ज़्यादा नहीं है। ये ज़्यादातर 1 साल के अंदर कंपनी क्लियर कर देती है। और कैश देख सकते हैं आप, इस कंपनी के पास ज़बरदस्त कैश होता है। आप देख सकते हैं 31,000, 28,000, 17,000, 29,000, 39,000 करोड़ का कैश है। ये क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, इनके पास यही लीडर है इनके सेक्टर के, इनके पास कैश की या बिजनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपको ज़्यादातर कोल से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करके देते हैं वो सब ज़्यादातर मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। इनके पास इनका बिजनेस भी अच्छा तरह से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप कंपनी के डिविडेंड भी देख सकते हैं। डिविडेंड में फ्लक्चुएट कर रही है, ऐसा नहीं कि हर साल एक ही टाइप का डिविडेंड दे रहे हैं। डिविडेंड में थोड़ा फ्लक्चुएट होता रह रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 18 में कंपनी ने दिया,
कंपनी ने दिया 16.5 प्लस 7 को कि अराउंड 22 रुपीज़ 23 रुपीज़ है। सो 19 में 5 रुपये दिया, ज़्यादा नहीं दिया। 20 में कंपनी ने 12 प्लस 17 दिया, सो अराउंड 20 रुपीज़। 21 में 5, 3.5 और 9, सो आपको मिल गया अराउंड 20 रुपये के नज़दीक। 22 में भी कंपनी ने 8 रुपये दिया था, ऐसा 8 रुपये तक दिया है, ऊपर भी है। सो 22 में कंपनी ने अराउंड 18 या 23 रुपीज़ दिया है। 23 में अभी भी दे रहा है। सो ऐसा नहीं है कि कंपनी ग्रेजुअली वो स्लोली कंपनी के डिविडेंड बढ़ाते ही जा रहे हैं, एक साल ज़्यादा दे रही है, एक साल कम दे रही है, ये ऐसा सही बात नहीं होती है। अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है, जो कि एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के लक्षण में देखता हूँ, कंपनी ने हर साल डिविडेंड देना चाहिए और उसको एक बार दिया तो उसको कम नहीं करना चाहिए। सो उसको स्टैग्नेंट एक ही उसमें रखना चाहिए और हर साल देना चाहिए। सो उसके बाद हम नीचे ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं, इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 8.46%। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो कि हर आपको न्यूज़ चैनल में जब भी आप देखेंगे तो आपको हमेशा इसमें आपको ये कंपनी कैसे प्रमोट किया जाता है कि इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो आपको 8% का डिविडेंड यील्ड मिलेगा। हाँ, लेकिन इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको इस कंपनी में कोई आपको ज़्यादातर रिटर्न बनते ही नहीं है। सो जब आप स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, आप सिर्फ डिविडेंड यील्ड देख के ना जाइए, जाके जो कि आपको ज़्यादातर प्रमोशन ऐसे किया जाता है वो सब चीज़ें देख के ना जाइए। आप उसके चार्ट पैटर्न में आपको क्लियर पता चल जाएगा। पहले हम डिविडेंड यील्ड का प्रॉफिट फार्मूला देखेंगे। डिविडेंड यील्ड का फार्मूला क्या है? अब यहाँ पर ये डिविडेंड यील्ड का फार्मूला जो कंपनी हर साल जो डिविडेंड देता है डिवाइडेड बाय इसका करेंट प्राइस। अगर आप मान के चलिए हर साल कंपनी 20 रुपये का डिविडेंड दे रही है और उसका अभी का प्राइस चल रहा है 286 रुपीज़, तो आपको डिविडेंड यील्ड करीब इतना ही आएगा जितना इधर इन्होंने बताया है। सो इसका मतलब ये है, अगर जितना भी कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जाते रहेगा और डिविडेंड उसका, क्योंकि उसका रेगुलर इनकम होता है, कंपनी का सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो लेकिन उसका शेयर नहीं बढ़ता है कुछ रीज़न की वजह से, तो तब ऐसे कंपनी का डिविडेंड यील्ड आपको ज़्यादा ही दिखेगा। ऐसा मैं बोला, अगर आप 20 रुपये का डिविडेंड दे रहे हैं और इधर प्राइस है 250 रुपीज़, इंटू 100 करेंगे तो आपको 8 दिखेगा। वही आप मान के चलिए यहाँ पर 20 ही दे रहा है और ये 250 से नीचे आकर 200 पे आ गया, तो आपको डिविडेंड यील्ड 10 के पार दिखेगा। सो वो उसमें आपका क्या होता है, आपका कैपिटल उड़ जाता है। जो आप 1 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट करते हैं वो 1 लाख नहीं बचता है, बाद में आपको उसमें 80,000 बचेगा। तो उसके ऊपर आपका 10% जब डिविडेंड मिलेगा तो कोई फ़ायदा का नहीं होता। जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, आप ठीक है डिविडेंड हो या स्टॉक बोनस हो या स्प्लिट हो, सब आपको मिलना चाहिए। वो मिलेगा जब ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में रहते हैं तब आपको मिलेगा। लेकिन सबसे मेन पॉइंट होता है, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में क्यों आते हैं, क्योंकि हमारा कैपिटल ग्रो होना चाहिए। उस एक कारण के लिए हम लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, जो कि हमको कंसिस्टेंट एटलीस्ट एक 15% 20% का डिसेंट इनकम जनरेट करके दें। ऐसा नहीं क्योंकि इस कंपनी में आपने अगर पैसा आपने इन्वेस्ट करना सोचा तो आपका कैपिटल ही उड़ जाएगा। आप यहाँ पर इसके चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं। अब ये रहा कोल इंडिया का चार्ट पैटर्न, आप देख सकते हैं 5 साल में कंपनी का रिटर्न देखिए, कुछ नहीं 8% है इस कंपनी का टोटल रिटर्न 5 साल में। अब यहाँ पर जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर आके अभी है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, मैक्सिमम ऑल टाइम कब से 2010 से 2023 तक आपको -17% का रिटर्न दे रही है। वही आप ये चार्ट पैटर्न जाके आप TCS का उठा के देखिए या बजाज फाइनेंस को उठा के देखिए या इन्फोसिस का देखिए, आपको उधर हज़ारों % का रिटर्न है ये 10 साल 15 साल के टाइम जोन में। इसमें आपको कुछ रिटर्न ही नहीं है। इसी के एक ही कारण की वजह से मैं ये बता रहा हूँ कि ये कंपनी से दूर रहिए, इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचिए मत। ऐसा होने का कारण क्या है? इसका ऐसा होने का कारण है आगे कोल का फ्यूचर नहीं है, क्योंकि सारी जो जितने भी कंट्रीज है इस दुनिया में वो सब एक ही पर फोकस कर रहे हैं कि उनको क्लीन एनर्जी चाहिए, ग्रीन एनर्जी चाहिए। तो वो लोग ज़्यादातर आपको सोलार पे जा रहे हैं, या कुछ कंट्रीज आपको विंड एनर्जी पे जा रहे हैं, या फिर कुछ हाइड्रोजन ड्रिवन का वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं। सो ज़्यादातर कंट्रियाँ उसी पर फोकस कर रही है और उसी में डेवलपमेंट करने की आपको इन्वेंशन कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके कोल से जो भी डिपेंडेबिलिटीज दुनिया में है वो सब
धीरे धीरे बन के कम हो जाएगी। और इसके ऊपर आप कुछ कंपनियां ESG के नॉर्म्स भी होते हैं, क्योंकि ये कंपनियां आपके एनवायरनमेंट को बहुत ही हानिकारक होते हैं। सो उस कारण भी इस कंपनी पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता नहीं है। सो इसीलिए आप चार्ट पैटर्न ही आपको बताता है कि इस कंपनी से आपको दूरी रहना चाहिए। ठीक है, आपको शॉर्ट टर्म में आप यहाँ पर देख सकते हैं 2020 से अगर आपने यहाँ पर कंसिडर किया तो 150% का रिटर्न बना है। वैसा तो उधर आप किधर भी बना है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम टिकता नहीं है रिटर्न। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कौन से 2014 से आप 2015 तक आप देख सकते हैं यहाँ पर 70% का रिटर्न है, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो एक टाइम पे जाके नीचे नीचे आना शुरू हो जाता है। ऐसे यहाँ पर भी होने का पूरा चांसेस है, क्योंकि आपको हिस्ट्री में हुआ है तो ये आगे भी होने का पूरा चांसेस है। क्योंकि जब आपको इसका गवर्नमेंट ही इसको प्रमोट नहीं कर रही है तो इसका आगे जाके सेल इसका ऐसे बिजनेस रहना कोई फिक्स नहीं है। इसी की वजह से आपका कैपिटल उड़ जाता है। सो ऐसे शेयर से आपको दूर रहना चाहिए। सो आपको पता, आप उसके बाद उस कंपनी का आप रेवेन्यू भी देख सकते हैं। ये बड़ी कंपनी है, निफ्टी 50 की कंपनी है। 1,76 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आप यहाँ पर इसका प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं। अब देखिए 2012 में इस कंपनी का प्रॉफिट चल रहा था 14,700 करोड़ का, वो अब 17 हो गया, बाद में 15 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 17 हो गया, 16 हो गया, 12 हो गया, 17 हो गया, अभी जाके 28 हो गया और अभी 27 का दिखा रहा है ये साल का एंड होने के तक। सो आप देख सकते हैं इस कंपनी में कोई एक स्लो एंड स्टडी का चार्ट पैटर्न यहाँ पर नहीं बन रहा, जो कि एक रेगुलर उसका प्रॉफिट बढ़ता जाए। मतलब एक साल 10 दिया, बाद में 12, बाद में 14, बाद में 16, ऐसा नहीं। ये दिखा रहा है आपको एक साल 12, एक साल 10, एक साल 14, उसके अगले साल 13, उसके अगले साल 9,000। सो ऐसा रहेगा तो आपको इसी तरह आपका शेयर का भी मूवमेंट रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। सो जो भी प्रॉफिट है कंपनी पोस्ट करती है उसी के हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस भी मूवमेंट होता है। सो ऐसे इसीलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इस कंपनी से आप ज़्यादातर दूरी रहिए। ऐसे कंपनी से आप इन पर ज़्यादा फोकस ना रखिए। ठीक है, स्टडी पर्पज़ के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इसमें आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी कंपनी नहीं है। आप इसमें प्रमोटर भी देख सकते हैं, 66% प्रमोटर है और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, मतलब गवर्नमेंट एंटिटी है। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। सो आगे हम देखते हैं आज का निफ्टी का मूवमेंट कैसा है। सो निफ्टी आज 19,600 था, जो कि फ्लैट ही था, कोई उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। सो अब डाउ जोन्स भी देखते हैं। डाउ जोन्स में भी आप आज देख सकते हैं 369.33,679 है, जो कि आज नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, लोअर लो कट करके ही जा रहा है। अब 5 दिन में देख सकते हैं 2.5% का गिरावट है। अब एक महीने से देख सकते हैं 800 पॉइंट्स का गिरावट है। सो डाउ जोन्स में बहुत ही सारे वीकनेस है। सो यही वीकनेस हमारे निफ्टी के ऊपर भी पास होने का पूरा चांसेस है। आप देख सकते हैं पिछले 5 दिन से निफ्टी नीचे आ रहा है। 20,000 का लेवल कट करके अभी 19,600 पर है। सो उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे इंडियन मार्केट के लिए ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, क्योंकि इंडिया कनाडा का बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसमें अभी ट्रेड का भी इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो रहा है स्लोली। महिंद्रा भी अपना बिजनेस क्लोज कर रहे हैं कनाडा से। सो ये अभी कहाँ तक जाके रुकेगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, ये किसी को भी मालूम नहीं है। देखना पड़ेगा कि ये अभी कहाँ जाके कैसे प्रॉब्लम, अगर ये जल्दी से सॉल्व हो गया तो अच्छा है हमारे मार्केट के लिए भी। अगर ऐसे लंबा खींचता रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर और एक न्यूज़ आई है इन्फोसिस का। सो इन्फोसिस ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपना AI का पार्टनरशिप किया है, ताकि इन्फोसिस और माइक्रोसॉफ्ट दोनों मिलके अपने जो भी एक्सपर्टीज़ है AI में जो दोनों ने मिलके अभी तक किया है, वो सब दोनों को मर्ज करके ये लोग और अच्छा सर्विस देने का प्लान कर रहे हैं। सो ये कंपनी के बिजनेस के लिए अच्छा है और स्लोली सभी कंपनियां अपना AI अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये कंपनियां फ्यूचर के लिए रेडी होके अभी पार्टनरशिप वगैरह सब रेडी कर रहे हैं, ताकि इनको फ्यूचर में और भी अच्छा बिजनेसेस मिले। और JP मॉर्गन के CEO ने भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्योंकि वो भी बोल रहे हैं हायर ऑयल प्राइसेस हो रहा है, ट्रेड डिसरप्शंस हो रहे हैं, हायर बैंक रेट्स हो रहे हैं। सो ऐसी सिचुएशन वो बोल रहे हैं कि उन्होंने कभी भी देखा नहीं है।
वो बोल रहे हैं कि उन्होंने इन्फ्लेशन को टैकल किया है या फिर आपका हायर ऑयल प्राइस, ये सब कुछ टैकल किया है। लेकिन जो सिचुएशन अब बन रही है, जैसे कि दो देशों के बीच में नहीं ठीक नहीं है, संबंध ठीक नहीं है, और ऑयल का प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, डॉलर भी एक्सपेंसिव हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें चल रहे हैं। सो बोल रहे हैं कि ये मालूम नहीं कब तक ऐसा रहेगा और इसको हम कैसे टैकल कर सकें। तो बोल रहे हैं कि दुनिया को कॉशियस रहिए और आगे और भी कुछ हो सकते हैं। ये सब वेट कर रहे हैं कि इलेक्शन ईयर, जो कि इस साल आपको इंडिया में इलेक्शन है, अगले साल आपको यूएस का भी इलेक्शन है, उसके बाद इकोनॉमी कैसा टर्न लेगा, कैसे मोड़ लेगा, और किसी को मालूम भी नहीं है बोल रहे हैं। तो देखते हैं क्या हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि बहुत कॉशियस रहे, फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लमें हो आना और बाकी है करके वो अलर्ट कर रहे हैं। सो देखते हैं जो बोल रहे हैं ऐसा कुछ होता है कि नहीं है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको और वीडियो को लाइक भी कीजिए। ओके दोस्तों, कल मिलेंगे फिर से ऐसे कोई दूसरे स्टॉक में जो पर आप स्टडी करेंगे कि उसमें इन्वेस्ट करने का कैसे उसको स्टडी करें और उसको कैसे फॉलो करें। ओके दोस्तों, ओके देन, थैंक यू, बाय।